आप सभी का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा छठी से 10वीं के लिए जो व्याकरण का उपयोगी विषय बिंदु है, महत्वपूर्ण विषय बिंदु है अव्यय शब्द, जो इसको इंग्लिश में इंडेक्लाइन वर्ड्स बोलते हैं। उस अव्यय जो व्याकरण के विषय बिंदु है उसके आज पहले वीडियो का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो विषय बिंदु है कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं के लिए तो उपयोगी है ही साथ, लेकिन सबसे अधिक उपयोगी है कक्षा 10वीं के लिए, क्योंकि कक्षा 10वीं की जो पाठ्यक्रम में जो एक पद परिचय का जो व्याकरण में विषय बिंदु है उसको समझने के लिए, उसके प्रश्नों का भली भांति उत्तर देने के लिए हमें जो क्रिया विशेषण और जो अव्यय शब्द हैं इस व्याकरण के विषय बिंदु को विस्तार पूर्वक समझने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द जिनको अव्यय शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करें कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उनमें परिवर्तन आता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और हिंदी के जो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार ऐसे जो है विषय बिंदु हैं जो विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम बात करें, लंबा लड़का उत्तीर्ण हो गया, तो यहाँ लंबा विशेषण है, लड़का संज्ञा है, उत्तीर्ण होना क्रिया है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो लड़का जो है एक वचन पुल्लिंग है। अगर इसका हमने लिंग चेंज किया, वचन चेंज किया हमने, अगर हमने लिंग चेंज किया तो लड़के का लड़की किया हमने, तो यहाँ लंबा का लंबी हो गया, तो यहाँ विकार उत्पन्न हो गया। और उत्तीर्ण हो गया का उत्तीर्ण हो गई, तो यहाँ एक क्रिया में परिवर्तन आया और विशेषण में भी परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार इसका हम वचन चेंज करें, लड़का के स्थान पर लड़के करें, तो क्या हो गया, लंबे लड़के उत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ विशेषण में परिवर्तन आएगा। संज्ञा में परिवर्तन हम कर ही रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर अगर हम सर्वनाम देखें उनमें भी हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, और क्रिया में तो परिवर्तन हम कर ही रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या फिर वचन, एक वचन, बहुवचन, या फिर जो पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या जो 8 प्रकार के कारक हैं, इनमें परिवर्तन के कारण इन सब में औरों में परिवर्तन आता है, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बड़ी जानने वाली बात है कि विकारी शब्दों की श्रेणी में 4 प्रकार के टॉपिक आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द हैं, इनमें परिवर्तन होता है। बच्चों, दूसरी बात है कि अविकारी या अव्यय किसे कहते हैं, फिर हम जिसको इंग्लिश में हम इंडेक्लाइन वर्ड्स कहते हैं। अब चूंकि इंग्लिश में इंडेक्लाइन वर्ड्स कह रहे हैं, हिंदी में अविकारी कह रहे हैं, तो जो विकारी शब्द हैं उसका जो अपोजिट हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। अगर इसकी परिभाषा के बारे में हम थोड़ा सा देखें तो ऐसे शब्द हैं अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार मतलब दोष उत्पन्न नहीं होता, ना ही उनमें कोई परिवर्तन होता है, और इसलिए इनको अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय, व्यय होता है खर्च होना, तो अव्यय मतलब खर्च नहीं होते हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोष उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक के कारण परिवर्तन हो रहा है, 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। और ये अविकारी और अव्यय शब्द हैं सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी रहते हैं और अव्यय रहते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन नहीं होता है। और इनका जो मूल रूप है वो स्थिर रहता है, कभी चेंज नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। अब ये कैसे, ऐसे इधर, किंतु, क्यों, जब, तब, इसलिए, ये सारे अविकारी शब्द हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपसे बात करूं, जैसे राधा धीरे धीरे नाचती है, तो यहाँ राधा
एक वचन स्त्रीलिंग है। हमने राधा के स्थान पर कर दिया राम को, राम धीरे धीरे नाचता है। तो राधा के स्थान पर राम करने से क्रिया बदल दी, नाचता है का नाचती होगी, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी सेम रहा, यहाँ भी सेम रहा। अब इसको हम अगर कहें, इसको हम राधा और राम के स्थान पर बच्चे कर दें, बच्चे धीरे धीरे नाचते हैं, तो किसी भी परिवर्तन में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा, किसमें, धीरे धीरे में। और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे एक अव्यय शब्द या इंडेक्लाइन वर्ड्स या अविकारी शब्द हो जाएगा। तो इन्हें तीन नामों से जानते हैं, अविकारी शब्द, अव्यय शब्द, या फिर जो है इंडेक्लाइन वर्ड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बच्चों अब हम बात करें अव्यय। अव्यय 5 किस्म के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला होता है इसमें क्रिया विशेषण, फिर होता है समुच्चय बोधक, जिसको हमने वाच्य का टॉपिक पढ़ते हुए पढ़े थे, हमने अध्ययन किया था। समुच्चय बोधक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन। संबंध बोधक, जिसको हम जो एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हैं। विस्मयादि बोधक, जिसको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और निपात, निपात हमने जो कक्षा 10वीं के पाठों में और 9वीं में पढ़ा है। निपात क्या होते हैं, जो जोड़ डालने के काम आते हैं किसी बात पर। बच्चों हम आगे जो है इन अव्यय शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम टॉपिक पकड़ते हैं आज का, जो हम अव्यय के जो भेद है, जैसा आपको बताया मैंने, अव्यय के भेद क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 प्रकार के आपको बताए। तो जो है आज हम जो इस टॉपिक के माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे, पहला जो अव्यय है क्रिया विशेषण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों इससे पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से विशेषण के बारे में बताया था। तो सबसे विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि विशेषण जो विशेषता बताएगा वो संज्ञा या सर्वनाम की बताएगा, ठीक है। और जो क्रिया विशेषण जो विशेषता बताएगा, जैसा नाम से पता लग रहा है, ये किसकी विशेषता बताएगा, ये क्रिया की विशेषता बताएगा। हमने ट्रिक के लिए जो विशेषण में जो भी प्रश्न पूछे थे वो संज्ञा और सर्वनाम से पूछे थे, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है विशेषण। और हमको अब ट्रिक के लिए जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं हमको इसमें क्रिया से पूछने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो क्रिया विशेषण है, जिसको इंग्लिश में हम एडवर्ब बोलते हैं, जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। तो बच्चों सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें कि आखिर ये क्रिया विशेषण होते क्या हैं। तो बच्चों जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। अर्थात क्या बताएंगे हमको, क्रिया के होने का तरीका, कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, क्रिया कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हो रही है, क्रिया किस स्थान पर हो रही है, और क्रिया किस समय में हो रही है, इस सब के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं हमको ये क्रिया विशेषण। जैसे मैं बोलूँ गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो यहाँ जो रेखांकित वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है, लुढ़कती हुई, गेंद के जाने के तरीका बता रहे कि गेंद किस प्रकार गई, लुढ़कती हुई। पिताजी परसों आएंगे, तो आएंगे की विशेषता बता रहे हैं कि कब आएंगे पिताजी, परसों आएंगे। तो बच्चों इन दोनों सेंटेंस में, दोनों वाक्यों में जो रेखांकित वर्ड हैं, अंडरलाइन वर्ड्स हैं, वो क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखें, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो लुढ़कती हुई किसकी विशेषता है, गेंद के चले जाने की, और चले जाना का है, क्या है, वो क्रिया है। इसी प्रकार पिताजी परसों आएंगे, तो ये जो परसों जो वर्ड है पिताजी के आने का, अर्थात क्रिया के होने का समय बता रहे हैं। तो बच्चों जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया के होने का तरीका, उसका स्थान, उसकी मात्रा, और जो है जो क्रिया के जो तरीका हो गया, स्थान हो गया, मात्रा हो गया, और जो है इस प्रकार की हमको जानकारी प्रदान करते हैं। तो बच्चों क्रिया के जो हम अर्थ के आधार पर देखें तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के माने गए हैं, ठीक है। मतलब हमको 4 प्रकार के क्रिया विशेषण को ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे हम देखें, पहला होता है रीतिवाचक, अर्थात क्रिया के होने का तरीका, रीति, स्टाइल, कि क्रिया किस तरीके से, किस स्टाइल से हो रही है। दूसरा हम देखें परिमाणवाचक, अर्थात क्रिया कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में हो रही है, ठीक है। तीसरा देखें स्थानवाचक, अर्थात क्रिया किस स्थान पर हो रही है, क्रिया के होने का स्थान क्या है। इसके बाद देखें बच्चों कालवाचक, कि क्रिया के होने का समय क्या है, टाइम क्या है, ठीक है।
इसके बाद भी हम देखें कि इसमें एक और क्रिया विशेषण होता है जो परिमाणवाचक या हेतुवाचक, इसको क्रिया विशेषण भी हम बोलते हैं। तो बच्चों इन सब का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्रिया विशेषण के बारे में, उनके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, सबसे पहली बात है कि कब, कहाँ, कैसे, कितना आदि प्रश्न करने पर, किससे प्रश्न करेंगे हम? क्रिया से। तो हमको जो कब, कहाँ, कैसे, कितना का अगर प्रश्न करेंगे क्रिया से, जो हमको उत्तर मिलेगा वो सारे के सारे क्रिया विशेषण कहलाए जाएंगे। जैसे हम कब आओगे, अगर हम ये क्रिया से सवाल करें कब आओगे, कब जाओगे, तो हमको उत्तर क्या मिलेंगे? शब्द अभी, कल, परसों, तब, इस प्रकार के उत्तर मिलेंगे। इसी प्रकार हम करें कहाँ पढ़ोगे या कहाँ जाओगे, वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, इस प्रकार के उत्तर मिलेंगे। इसी प्रकार हम बोलें कहाँ जा रहे हो या किधर जा रहे हो, इधर, उधर, उस पार, इस पार, इस प्रकार के उत्तर मिलेंगे हमें। इसी प्रकार कैसे पढ़ते हो, तरीका क्या है आपके पढ़ने का? बोला धीरे धीरे पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, भली भांति पढ़ते हैं, या यथाशक्ति पढ़ते, शक्ति के अनुसार पढ़ते हैं। इसी प्रकार कितना पढ़ते हो, मात्रा पूछें तो थोड़ा पढ़ता हूँ, बहुत, काफ़ी, पर्याप्त। ये सैम्पल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप चेंज भी कर सकते हो, कब आओ की जगह कब जाओगे, कब पढ़ोगे। तो ये कुछ ऐसे जो शब्द हैं जो क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं वाक्यों में, और ये इनका जो पता कब चलता है हमको, जब हम कब, कहाँ, कैसे और कितना इस प्रकार के प्रश्न करते हैं क्रिया से, तब हमें इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। बच्चों अब हम जैसे बनाएं क्रिया विशेषण के भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। सबसे पहले हम लेते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया के घटित होने की जगह के बारे में हमको बताते हैं। तो जो शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं कि क्रिया कहाँ घटित हो रही है, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे स्थितिवाचक, कि क्रिया किस स्थिति में हो रही है, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, ऊपर या नीचे। या दिशा, क्रिया किस दिशा में हो रही है, इधर, उधर, दाएं, बाएं, किधर, जिधर, इस ओर, उस ओर। या विस्तारवाचक, यहाँ से वहाँ तक क्रिया हो रही है, वह यहाँ से वहाँ तक भाग रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारी जो जानकारी है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों, तो हमको स्थानवाचक क्रिया मतलब क्रिया के होने का स्थान, क्रिया किस स्थान पर हो रही है, किस दिशा में हो रही है, किस स्थिति में हो रही है, या क्रिया के होने का जो स्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बच्चों हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताने का प्रयास करूँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, मैं यहाँ रहता हूँ, वह भीतर सोता है, इस ओर चलिए, यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी है। तो बच्चों अगर इनका ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसमें सारे के सारे अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनके उत्तर कैसे मिलेगा हमको क्रिया से सवाल करना पड़ेगा कहाँ। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, सवाल किया हमने, क्रिया क्या है, रहता हूँ, बोला कहाँ रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ। दूसरे में क्रिया है सोता है, कहाँ सोता है, भीतर सोता है। चलिए, कहाँ चलिए, इस ओर चलिए। यहाँ वहाँ तक पानी ही पानी है, तो कहाँ तक पानी ही पानी है, यहाँ से वहाँ तक। तो बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए अगर हम ट्रिक देखें इसकी पहचानने की, तो क्रिया से हमको प्रश्न करना पड़ेगा। और क्रिया से प्रश्न क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया से हमको प्रश्न करना पड़ेगा कहाँ, और जो हमको उत्तर प्राप्त होगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होगा। बच्चों इस ट्रिक को बहुत ध्यान से याद करने की, दिमाग में बिठाने की आवश्यकता है। बच्चों इसके बाद हम देखें दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया के घटित होने की स्टाइल, तरीका कैसा है, विधि कैसी है, प्रकार कैसा है। तो बच्चों हम देखें कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की ढंग या रीति का बोध कराते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम देखें इसके अंतर्गत जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये जिस प्रकार हमारा गुणवाचक विशेषण था वो बहुत विस्तार वाला था, इसी प्रकार हमारे जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है इसमें क्रिया के घटित होने के तरीकों के अलावा इसमें अनिश्चयवाचक
या क्रिया अनिश्चय जो निश्चित हो रही है अनिश्चित हो रही है, स्वीकृति, निषेध, आकस्मिकता आदि का भी बोध होता है, जो मैं आपको अगली स्लाइड में क्लियर करने का प्रयास करूँगा। जैसे बच्चों आपको मैंने ये टॉपिक लिया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बेसिकली देखा जाए हमको तो इसमें जो क्रिया के घटित होने का तरीका हमको पता लगता है, ये क्रिया कैसे घटित हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें इसका जो विधिवाचक या रीतिवाचक का या प्रकारवाचक जो क्रिया विशेषण है, इसमें कैसे शब्द आएंगे, ऐसे, वैसे, धीरे धीरे, अचानक, मानो, स्वयं, परस्पर, फटाफट आदि वर्ड आएंगे। जैसे वह अचानक गिर गया, कैसे गिर गया, अचानक गिर गया। वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे। ठीक है, वह स्वयं गिर गया, कैसे गिर गया, खुद गिर गया। वह फटाफट भागता है, कैसे भागता है, फटाफट। तो इस प्रकार का जो बेसिकली जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है वो विधि तरीका बताएगा आपको। इसके अलावा इसमें है निश्चयवाचक चीज़ें हैं, जैसे ज़रूर, अवश्य, निस्संदेह, वास्तव में, सचमुच, बेशक, दरअसल, अलबत्ता। जैसे वह अवश्य आएगा, कैसे आएगा, अवश्य आएगा। वह निस्संदेह काम करेगा, कैसे काम करेगा, निस्संदेह। हाँ, वह बेशक अच्छा आदमी है, कैसा अच्छा आदमी है, वो कैसे अच्छा आदमी है, बेशक। ठीक है, तो कई जगह बच्चों इसमें जो ये क्रिया विशेषण के भेद हैं तो इसको निश्चयवाचक क्रिया विशेषण के भेद के रूप में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये भेद हैं कई जगह ये अलग अलग भेद के रूप में भी ये दिए जा रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे हमको ये पहचानना है कि हमको ये क्रिया विशेषण का भेद है और हमने इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद के रूप में सम्मिलित किया है। ठीक है, अगर इसको आप अलग से भी लिख दोगे कि ये अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण है तो भी गलत नहीं माना जाएगा, या ये निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है तो भी गलत नहीं माना जाएगा, या ये स्वीकारवाचक है, या ये कारणवाचक है, या ये निषेधवाचक है, या ये प्रश्नवाचक है, या ये अवधारणावाचक है। इनको आप अलग अलग प्रकार के रूप में भी लिख दोगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद के रूप में पढ़ रहे हैं। अगर इसको आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद भी बता दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। तो हमको अगर पहले वाले का उत्तर ढूंढना है तो हमको क्रिया से सवाल करना है कैसे। इसी प्रकार निश्चय मतलब निश्चयवाचक क्या है कि जरूर, अवश्य, निस्संदेह। इसी प्रकार अनिश्चयवाचक में क्या आएगा, शायद, कदाचित, संभवतः, यथासंभव, बहुत कर। जैसे शायद वो आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, शायद आएगा। ठीक है, कदाचित वो एक काम करेगा, कैसे करेगा, कदाचित करेगा। ठीक है, ऐसे स्वीकारवाचक देखें, हाँ, जी, ठीक, सच, जैसे। जैसे देखा जाए, हाँ मैंने ही काम किया है। तो कई बार प्रश्नों में ये वर्ड आ जाते हैं बीच बीच में, हाँ, जी, ठीक, सच, और बच्चे फिर इसमें ब्लैंक हो जाते हैं कि आखिर ये हाँ, जी और ठीक है, आखिर ये क्या है। तो ये क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना आपको, ये अव्यय है और अव्यय में एक क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में इसको आप स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण लिख सकते हो या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर इसको आप लिखोगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और इसके अंतर्गत भी ये स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऐसे कारणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया के होने का कारण बता रहा है। इसमें सवाल कैसे आएंगे, जैसे क्यों के कारण है, जैसे क्यों रोते हो, या एक सेंटेंस है, यदि वो मारता तो मैं उसे बेमारे ना छोड़ता। तो यहाँ एक क्रिया दूसरे क्रिया के होने पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये एक क्रिया, एक कारण है, हेतु है, परिणाम है एक क्रिया के घटित होने का। तो यहाँ इसको हेतुवाचक या कारणवाचक या परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रख सकते हैं। परिणामवाचक और परिमाणवाचक में अंतर है। परिमाण बोलते हैं क्वांटिटी को और परिणाम बोलते हैं रिजल्ट को, या कारण के फलस्वरूप जो फल प्राप्त हो रहा है उसे हम परिणाम बोलते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक में क्या आएगा, कब, कैसे, कब, कहाँ। जैसे आप कब आए, आप कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ, ये सब चीज़ें क्रिया के जो है विशेषता बता रही हैं। तो ये प्रश्नवाचक जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह तो, ही, भी, मात्र, भर, तक ऐसे वर्ड हैं जो ये निपात की श्रेणी में भी आते हैं और ये अवधारणावाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में भी आते हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो सारे के सारे अव्यय की श्रेणी में आते हैं, इनडेक्लाइन वर्ड्स की श्रेणी में आते हैं या अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों आपको ये इस प्रकार ये याद करना अति आवश्यक होगा।
आपको ये याद रखना है ये कि सारे के सारे क्रिया विशेषण हैं और इनको हम अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण के अलग अलग रूप हैं, या फिर हमको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद के रूप में भी इनको हम पढ़ सकते हैं। बच्चों जैसे हम एग्जाम्पल देखें, इसके उदाहरण देखें इसके, कि वह धीरे धीरे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे। धूम्रपान निषेध है, निषेध मतलब मना है, तो ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण लेकिन उसके अंतर्गत ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो गया। खिलाड़ी अचानक गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? अचानक गिर पड़ा, तो अचानक शब्द इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। राधा शायद या कदाचित ही नाचेगी, तो यहाँ ये जो संभवतः वाला या अनिश्चयवाचक जो क्रिया विशेषण हो गया इसमें। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, तो यहाँ जो कुत्ते के भौंकने की विशेषता है कि कुत्ता कैसे भौंक रहा है? जोर जोर से भौंक रहा है। तो बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण को हम देखें तो मोटे तौर पर देखें तो इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? हमको क्रिया से सवाल होने करना है कि कैसे क्रिया हो रही है, और कैसे का उत्तर आपको मिल रहा है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो रहा है, वो ही मिलेगा आपको। तो क्योंकि क्रिया को करने का ये तरीका है। इसके अलावा जो इसमें हमने और जो क्रिया विशेषण पढ़े हैं, जैसे हमने ये निश्चयवाचक हैं, अनिश्चयवाचक हैं, स्वीकारवाचक हैं, कारणवाचक हैं, ये आपको सेंटेंस में आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये प्रश्नवाचक हैं या ये स्वीकारवाचक हैं या ये निषेधवाचक हैं। ठीक है, बाकी बेसिकली आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पता करना है तो आपको क्रिया सवाल करना है कैसे, कि क्रिया किस तरीके से घटित हो रही है। बच्चों इसके बाद हम देखें जो अगला क्रिया विशेषण है हमारा, वो है कालवाचक क्रिया विशेषण, कि क्रिया घटित होने का समय क्या है। ठीक है, तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने के समय के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और कालवाचक जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता 3 प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं वो हम देखने का प्रयास करें। सबसे पहला तरीका है हमारा समय संबंधी। वो क्रिया के घटित होने का समय हमको बता रहे हैं कि क्रिया आज होगी, कल होगी, परसों होगी, सवेरे होगी, प्रातः सुबह होगी, प्रातः काल में होगी, या कभी होगी, या पहले पीछे, अब अभी, जब कब तब, ऐसे शब्द आएंगे। वो क्रिया के घटित होने का समय आपको बता रहे हैं। इसके बाद देखें हम क्रिया के घटित होने का ड्यूरेशन, अवधि बता रहे हैं कि क्रिया कितने समय हो रही है, दिन भर हो रही है, सुबह से शाम तक हो रही है, या आजकल हो रही है, लगातार हो रही है, या सदा के लिए हो रही है। तो ये भी क्रिया के घटित होने का समय का ही एक भाग है, लेकिन इसको अवधि बोल रहे हैं, ड्यूरेशन बोल रहे हैं। इसके बाद है क्रिया के घटित होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, बारंबारता क्या है, कि क्रिया हर बार हो रही है, या कई बार हो रही है, या रोजाना हो रही है, या बहुधा मीन्स अक्सर हो रही है, या बार बार हो रही है। तो ये क्रिया के घटित होने की फ्रीक्वेंसी है, टाइम ऑफ रेपिटेशन है। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें हैं वो क्रिया की विशेषता के बारे में, क्रिया के घटित होने के समय के बारे में, अवधि के बारे में, या बारंबारता के बारे में बता रही हैं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे पहला एग्जाम्पल है मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। दूसरा है रचना अभी आई है। तो हम पहला सेंटेंस देखें, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, हमको सवाल करना है क्रिया से। क्रिया है जाता हूँ, कब जाता हूँ? प्रातःकाल। रचना अभी आई है, क्रिया है आई है, कब आई है? अभी। वह दिन भर खेतों में काम करता है, कब काम करता है? अब दिन भर। कविता आजकल खूब पढ़ती है, कब पढ़ती है? आजकल। वह बार बार खेतों में काम करता है, कब करता है? बार बार। कविता अक्सर खूब पढ़ती है, कब पढ़ती है? अक्सर। तो जितने भी ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं इस सारे सेंटेंसेस में, वो सारे के सारे कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया के घटित होने के समय, अवधि और बारंबारता के बारे में हमको बता रहे हैं। तो बच्चों इसके बारे में अगर हम ट्रिक देखें तो हमको क्रिया से सवाल करना है कब, कि क्रिया कब हो रही है, और अगर कब का हमको उत्तर मिलता है तो वो हमको वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। बच्चों ये बाई मिस्टेक यहाँ स्थानवाचक लिखा गया है, जबकि ये कालवाचक है। कब का उत्तर मिलेगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, कहाँ का उत्तर मिलेगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, और कैसे का उत्तर मिलेगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बारे में हम अगला जो इसका जो भेद है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कि क्रिया की जो घटित होने की परिमाण मतलब क्वांटिटी, मतलब मात्रा कितनी है। ठीक है, अगर हम जो क्रिया विशेषण है
के शब्दों से होने वाली क्रिया की मात्रा और परिमाण का बोध हो रहा है, उसका ज्ञान होता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता 5 प्रकार से हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। जैसे किस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जिसमें अगर हम देखें इसको कि परिमाण कैसे बता रहा है। पहला है अधिकतावाचक, कि क्रिया कितनी हो रही है, मात्रा क्या अधिक है, अत्यंत है, अति है, ज़्यादा है, खूब है, वह खूब दौड़ता है, खूब पढ़ता है, वह अत्यंत मेहनत करता है, तो अधिकतावाचक है। दूसरा है न्यूनतावाचक, मतलब थोड़ा, जरा, कम, अल्प, ऐसे शब्द क्या बता रहे हैं, ये कमी को बता रहे हैं। इसी प्रकार पर्याप्त है, मतलब काफ़ी हो रही है, इनफ या पर्याप्त मात्रा में हो रही है, तो पर्याप्तवाचक हो गए। तुलनावाचक है, जितना, उतना, कितना, इतना, ये सारी तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि क्रिया के होने की जो मात्रा है उसमें तुलना कर रहे हैं हम, ये तुलनावाचक हो जाएगा। इसके बाद श्रेणीवाचक है, कि क्रिया किस क्रम से हो रही है, बारी बारी से हो रही है, किसकी सीक्वेंस क्या है। तो ये क्रिया के होने की सब ये मात्राओं के बारे में बता रहे हैं, कि क्रिया अधिक हो रही है, कम हो रही है, पर्याप्त हो रही है, कितनी ज़्यादा कम हो रही है, तुलना कर रहे हैं हम, श्रेणी के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो शब्द हैं, ये क्रिया की होने वाली मात्रा के बारे में ज्ञान करा रहे हैं। तो जब हम क्रिया के होने वाली मात्रा के बारे में ज्ञान कराते हैं, तो उन शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं खूब घूमने जाता हूँ, कितना, खूब। रचना अधिक पढ़ती है, कितना पढ़ती है, अधिक। थोड़ा खेला भी करो, कितना, थोड़ा। काफ़ी पढ़ लिए, कितना पढ़ लिए, काफ़ी। उतना खेलो जितना जरूरी हो, यहाँ तुलनावाचक है, कि उतना, कितना, जितना जरूरी हो। बारी बारी से आओ, तो कितना आओ, बारी बारी से, यहाँ श्रेणी के बारे में बता रहा है, सीक्वेंस नंबर के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पूरी जो है ये क्रिया के घटित होने की मात्रा के बारे में उनको ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी हम ट्रिक देखें तो हमको क्रिया से सवाल करना है कितना, कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, और कितना का हमको उत्तर मिलेगा, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने इन चारों के माध्यम से हमने पहला पढ़ा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ट्रिक है हमको सवाल करना है क्रिया से कहाँ, क्रिया कहाँ हो रही है, स्थानवाचक मिल गया आपको। दूसरा पढ़ा हमने रीतिवाचक, कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, कैसे हो रही है, किस प्रकार या कैसे, क्रिया से हम कैसे सवाल करेंगे, रीतिवाचक मिल जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि जो क्रिया का जो समय, कालवाचक, कालवाचक के लिए हमको क्रिया सवाल करना है कब। इसके बाद हमने चौथा पढ़ा हमने कि परिमाणवाचक, क्रिया कितनी हो रही है, तो हमको सवाल करना है कितना। तो चारों के उत्तर से हमको चारों प्रकार के जो क्रिया विशेषण प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों इसके अलावा जो आपको मैंने उस स्लाइड में बताए थे, जो स्वीकार बोधक हैं, निषेधवाचक हैं, ये सारे आपको सेंटेंस में आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये स्वीकारवाचक है, निषेधवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्रिया की मात्रा विशेषता के बारे में बताने चाहिए। बच्चों इसके बारे में थोड़ा हम और जो चीज़ें देखें, हम कुछ और तथ्य जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, कि जो वाक्यों में जो हमने कारक पढ़े हैं, करण कारक हैं, संप्रदान कारक हैं, अपादान कारक हैं और अधिकरण कारक हैं, ये अगर मोटे तौर पर देखें तो ये क्रिया विशेषण का ही कार्य करते हैं। अधिकरण कारक ये कारक भी होते हैं, लेकिन ये क्रिया में ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य ही करते हैं। जैसे हम देखें, वह कलम से पत्र लिखता है, तो एक कलम से है, ये देखा जाए तो ये जो है करण कारक है, क्योंकि क्रिया जो है कलम के साथ जुड़ा हुआ है, से है, ये क्रिया जो है क्रिया करने का साधन है। लेकिन ये जो कलम से है, ये जो वर्ड है, ये क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। हम सवाल करेंगे क्रिया से, लिखता है, कैसे लिखता है, कलम से, तो ये दोनों काम कर रहा है, ये करण कारक का काम भी कर रहा है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य भी कर रहा है। ठीक है, इसके मैं गुरुजी के लिए लाया हूँ, फल लाया हूँ, फूल लाया हूँ, तो यहाँ गुरुजी के लिए है, तो हम जो कार्य किसके लिए किया जा रहा है, गुरुजी के लिए, तो ये संप्रदान कारक का काम भी कर रहा है। और हम बात करें ये जो किसके लिए लाया है, तो ये इसके लिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य भी करेगा। इसी प्रकार हम देखें, वह पेड़ से गिर पड़ा। ठीक है, तो पेड़ से गिरना, यहाँ अलगाव का भाव है, अलग होने का भाव है, तो यहाँ जो है अपादान कारक का काम भी कर रहा है। और कहाँ से गिर पड़ा, वो पेड़ से, तो ये स्थानवाचक क्रिया के घटित होने का स्थान बता रहा है आपको, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार देखें हम, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो ये क्रिया जो यहाँ ये है पेड़ पर,
मैपे पर अधिकरण कारक का काम भी कर रहा है, और कहाँ पर बैठा है, ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का काम भी कर रहा है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, कहाँ बैठा है, पेड़ पर। तो बच्चों ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कारक भी हो सकता है वो, और क्रिया विशेषण का कार्य भी करता है। बच्चों इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी लें कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है, क्योंकि विशेषण में भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है, और क्रिया विशेषण में भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। फिर हम दोनों में बाइफरकेशन या अंतर कैसे करें, तो हम मैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। पहले हम सेंटेंस देखें विशेषण के कि राम अच्छा है, तो राम संज्ञा है, राम हम सवाल करेंगे राम कैसा है, अच्छा है, तो अच्छा किसकी विशेषता है, राम की। यह बात ठीक है, तो ये ठीक जो है किसकी विशेषता है, बात की। कमला सुंदर है, सुंदर किसकी विशेषता है, कमला की, संज्ञा की। चाकू तेज है, तो चाकू जो तेज है वो किसकी विशेषता है, चाकू की। ये रुपए थोड़े हैं, तो ये थोड़े हैं वो किसकी मात्रा के बारे में बता रहा है, रुपयों की मात्रा के बारे में। तो सारे के सारे जो रेखांकित शब्द हैं ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बता रहे हैं आपको। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या होती है, विशेषण होती है। तो बच्चों हम यही शब्दों को हम अब क्रिया विशेषण के रूप में देखें, राम अच्छा गाता है, तो यहाँ जो अच्छा शब्द है किसकी विशेषता है, राम की है, गाने की विशेषता है, यहाँ क्रिया है गाता। तो गाते जो गाता है की विशेषता है कि वो अच्छा गा रहा है, तो हम क्रिया से सवाल करेंगे कैसा गाता है, अच्छा, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बात ठीक ठीक करो, तो ये बात के करने की विशेषता है, बात की विशेषता नहीं है। अगर हम बोले अच्छी बात ठीक ठीक करो, तो अच्छी जो वर्ड होता है बात की विशेषता होती, ठीक है, लेकिन यह जो ठीक ठीक है बात के करने की विशेषता है। कमला सुंदर लिखती है, तो ये जो सुंदर वर्ड है लिखने की विशेषता है, क्रिया की विशेषता है। वह तेज भागता है, तो तेज जो शब्द है ये भागने की विशेषता बता रहा है, ये वह की विशेषता नहीं है, भागना मतलब क्रिया की विशेषता है। मुझे भी थोड़ा बोलने दो, तो ये थोड़ा जो वर्ड आया है ये बोलने दो क्रिया की विशेषता है। तो जब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं सेम वर्ड अच्छा, ठीक, सुंदर, तेज और थोड़े, जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। और जब ये अच्छा, ठीक, सुंदर, तेज और थोड़े जब ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं तो ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सेम वर्ड जो है वो विशेषण का कार्य भी कर रहा है और वो क्रिया विशेषण का कार्य भी कर रहा है, लेकिन हमको जब वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण है, और जब वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि विशेषण के संबंध में हम प्रश्न पूछेंगे वो संज्ञा या सर्वनाम से पूछेंगे, और क्रिया की विशेषता के संबंध में हम सवाल करेंगे वो क्रियाओं से सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। और थोड़ी इसके बारे में जानकारी हम लें कि कई शब्दों का जो प्रयोग है वो परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों के रूप में होता है, जैसा मैंने आपको अब एग्जाम्पल बताया। जैसे और शब्द हैं कम, अधिक, पर्याप्त, काफ़ी और बहुत, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रूप में भी काम आते हैं और परिमाणवाचक विशेषण के रूप में भी काम आते हैं। तो जब ये शब्द किसी संज्ञा के मापतोल का बताएं, संज्ञा की विशेषता बताएं, तो वो परिमाणवाचक विशेषण का कार्य करेंगे। और जब ये शब्द किसी क्रिया के परिमाण का बोध बताएं, क्रिया की मात्रा बताएं, क्रिया की विशेषता बताएं, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का कार्य करेंगे। जैसे हम और एग्जाम्पल लें इसके बारे में, मैंने अभी दो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लिए हैं। पहले मैं विशेषण के बारे में विशेषण के एग्जाम्पल लूँगा मैं आपको, और दूसरे सेगमेंट में आपको क्रिया विशेषण के उदाहरण लूँगा। जैसे कम लड़के आए हैं, तो कम लड़के, लड़के से पहले लगाएं कितने लड़के, कम लड़के, तो यहाँ लड़कों की मात्रा है, लड़का क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा की मात्रा यहाँ पे जो कम है वो संख्यावाचक क्रिया विशेषण का कार्य संख्यावाचक विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि लड़के हम काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं है। काफ़ी लोग आए हैं, लोग भी हम काउंट कर सकते हैं, तो काफ़ी जो वर्ड है वो भी किसका काम कर रहा है, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का कार्य कर रहा है, मतलब क्रिया की संख्या मात्रा को बता रहा है। थोड़ा दूध लेना, तो दूध अनकाउंटेबल नाउन है, तो थोड़ा जो वर्ड है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। कितना दूध, थोड़ा दूध, कितने लोग, काफ़ी लोग, उसके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त जो वर्ड है वो धन संज्ञा है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो धन की विशेषता बता रहा है कितना धन, पर्याप्त धन।
ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड विशेषण का कार्य कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ देखें, ये सारे वर्ड क्रिया विशेषण का काम भी करें। जैसे हम कम खाओ, कितना खाओ, कम खाओ। चूंकि खाओ जो क्रिया है ये क्रिया की विशेषता रहा है, खाने की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। इसी तरह काफ़ी पढ़ चुके, कितना पढ़ चुके, काफ़ी पढ़ चुके क्रिया है, क्रिया की विशेषता है। अब आराम करो, क्या करो, आराम, तो आराम वर्ड जो है। इसके बाद थोड़ा पढ़ लिया भी करो, कितना पढ़ लिया करो, थोड़ा। पर्याप्त व्यायाम करो, कितना व्यायाम करो, पर्याप्त व्यायाम करो। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। और यहाँ जो वर्ड हैं ये सारे सारे संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी दी है, अव्यय के जो पहले वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको ये क्रिया विशेषण के पूरा विस्तृत आपको जो जानकारी उपलब्ध करवाई है, उम्मीद है आपको ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, आपके समझ में आएगा। बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बच्चों, अगले इस अव्यय के अगले वीडियो में हम और जो अव्यय हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।